अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने करेक्शन ऑफ एरर का पहला फेज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एरर्स, वन साइडेड एंड टू साइडेड। टू साइडेड एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है, क्योंकि दो जगह पे एरर हुआ होता है तो ट्रायल बैलेंस बराबर हुआ होता है। ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है, नहीं पकड़ता। टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ता ना, ट्रायल बैलेंस बराबर होता है। वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है, ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता। तो टू साइडेड एरर को हम क्या कहते हैं? एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और वन साइडेड एरर को क्या कहते हैं? एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो हमारे पास फायदा क्या है इसका? अच्छा हाँ, ये भी अच्छी बात है। तो टू साइडेड एरर की काइंड्स आपके साथ डिस्कस की थी। पहली काइंड क्या थी? एरर ऑफ ओमिशन। उसमें क्या था कि एक ट्रांजेक्शन हुई लेकिन आपने मुकम्मल तौर पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको करेक्ट करने का तरीका क्या था कि ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर लें। दूसरा फिर हमने पढ़ा एरर ऑफ कमीशन, जिसमें टाइटल का एरर होता है, या तो डेबिट टाइटल गलत हो जाता है या क्रेडिट टाइटल गलत हो जाता है। अगर आपने डेबिट टाइटल गलत किया है तो उसे क्रेडिट करके खत्म करें और सही टाइटल को डेबिट कर दें, और क्रेडिट टाइटल गलत किया है तो उसे डेबिट करके क्लोज करें और सही टाइटल को क्रेडिट कर लें। इसी तरीके से फिर हमने पढ़ा था, अच्छा दोनों टाइटल गलत हो गए तो फिर दोनों को, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करें और सही वाली एंट्री को रिकॉर्ड करें। ये भी एरर ऑफ कमीशन का पार्ट है। फिर हमने पढ़ा था एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें अकाउंटिंग का कोई प्रिंसिपल टूट जाता है लेकिन उसको करेक्ट करने का तरीका एरर ऑफ कमीशन की तरह है। फिर हमने पढ़ा था ट्रांसपोजिशन एरर। उसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई अमाउंट के डिजिट्स जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, इनको करेक्ट करने का तरीका एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की तरह है। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? अमाउंट का एरर। या तो ज्यादा अमाउंट से एंट्री बन जाएगी डेबिट क्रेडिट दोनों, या कम अमाउंट से एंट्री बन जाएगी। तो अगर कम अमाउंट से बनी है तो उसी एंट्री को डिफरेंस से दोबारा बना लो, तो एरर करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा अमाउंट से बन गई है तो डिफरेंस से उस एंट्री को रिवर्स कर लो। फिर हमने पढ़ा कंपनसेटिंग एरर, कि एक एरर हुआ, दूसरे एरर को उसने छुपा ली। एक एरर हुआ, फिर दूसरा एरर हुआ, दूसरे एरर ने पहले एरर को छुपा लिया, तो दूसरा एरर कंपनसेटिंग एरर होगा। तो फिर इसमें क्या करेंगे आप? जो पहला एरर हुआ उसको भी एलिमिनेट करेंगे, दूसरा एरर को भी एलिमिनेट करेंगे और सही चीज को रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा हैंडआउट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? शो द जनरल एंट्रीज नेसेसरी टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। अब ये एरर्स है हमारे ए बी सी डी आई। दिस इज डी। ए बी सी डी ई एफ जी एच। सही भाई? अब इसको देखें जरा आप। एरर्स को पहले पढ़ेंगे और फिर उसकी करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे। जब आप एरर पढ़ेंगे ना तो एरर को पूरा एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरर को एनालाइज करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि क्या होना था, क्या हो गया और अब क्या करना है। तो पहली डायरेक्शन अगर हम पढ़े तो शुरू में जो है ना ये लिखा हुआ होता है कि क्या होना था, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वो लिखा हुआ होता है जो हो गया। शुरू में क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ गुड्स फॉर 632 जे ट्रीज। जे ट्रीज को हमने 630 की गुड्स बेची थी, तो क्या एंट्री बननी चाहिए थी? अकाउंट रिसीवेबल जे ट्रीज डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। ये हमने पहले रियलाइज कर लिया क्या होना था। अब आगे बढ़ेंगे। हैड बीन एंटर्ड इन जे ट्रीज अकाउंट, और हमने जे ट्रीज की जगह पे जे टीज को डेबिट कर दिया। मतलब हमने एंट्री बना दी अकाउंट रिसीवेबल जे टीज डेबिट सेल्स क्रेडिट। एरर किस में हुआ? सेल्स में या अकाउंट रिसीवेबल में या अमाउंट में? अकाउंट रिसीवेबल में एरर हुआ है, सेल्स में तो एरर नहीं हुआ, तो उसे करेक्ट नहीं करना है आपने टाइटल का एरर किया है, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। जो अकाउंट रिसीवेबल गलती से डेबिट हो गया, कौन सा डेबिट हो गया? जे टीज डेबिट हो गया, उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और जो डेबिट होना चाहिए था अकाउंट रिसीवेबल जे टीज, उसको डेबिट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास। डेट है, डेट नहीं है। नंबर ए में क्या करेंगे आप? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे जिसका डेबिट होना चाहिए। ये हम बना रहे हैं करेक्टिंग एंट्रीज। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किसका होना चाहिए था, तो वो डेबिट कर दो। अकाउंट रिसीवेबल जे ट्रीज ना, ये डेबिट होना था।
जो गलती से आपने डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट करके क्लोज कर दो। अकाउंट रिसीवेबल जेट इज क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखेंगे आप? टू करेक्ट द एरर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में एरर हुआ, वो आपने करेक्ट कर दिया। कितने अमाउंट से एरर हुआ था? ये हुआ था 630 से, 630 लिख देंगे आप। दिस वाज एरर ऑफ कमीशन। अब देखिए, आपको न सिर्फ एरर की करेक्टिंग एंट्री बनानी आनी चाहिए, बल्कि यही पता होना चाहिए कि एरर कौन सा है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। बी क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ अ प्रिंटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी हॉक। ये अंग्रेजों की किताबों के नाम है। ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, हाँ, हाका बैटनर से भी लिए। हाँ, कौन सा प्रैक्टिकल? पास्ट पेपर से भी नहीं लिए भाई, खुद भी नहीं बनाए। चले आप बताइएगा मैंने कहां से लिए। सही है, चलिए। नो, हाँ, ओके। शगुफ्ता, द परचेज ऑफ प्रिंटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी हॉक। डी हॉक से प्रिंटर खरीदा, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल, डी हॉक क्रेडिट। हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम आवर बुक्स। हमने रिकॉर्ड ही नहीं की एंट्री, तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। ऐसा करेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो ओरिजिनल एंट्री है उसे बना लो। जी, बी में क्या करेंगे? अरे भाई, जो एंट्री बननी थी बना लेंगे ना, बताओ ना, क्या सो रहे हो क्या? इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, अकाउंट पेबल डी हॉक, डी हॉक जी। कितने से? 846। अब नरेशन लिख देंगे आप। नरेशन लिखेंगे कि आपने करेक्ट किया, टू करेक्ट द एरर ऑफ ओमिशन रिलेटिंग परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ये आपकी नरेशन होगी। सी, द परचेज ऑफ अ लैपटॉप ऑफ 389। अच्छा, ये जो ओमिशन का एरर था, सही है। सी देखिए, परचेज ऑफ अ लैपटॉप ऑफ 389 हैड बीन, अच्छा हैड बीन छोड़े आप। एरर को हमेशा पहले आधा पढ़ते हैं। अगर एरर को पूरा पढ़ेंगे तो गलत, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। पूरा पढ़ते चले जाएंगे, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ जाएगा आपको। एरर को हमेशा आधा पढ़ते हैं। आधा पढ़ने से फायदा क्या होता है? आधा मतलब हेल्प ऑफ से पहले वहां पे वो लिखा हुआ होता है जो होना था। तो क्या लिखा हुआ है? लैपटॉप परचेज किया था, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? इक्विपमेंट डेबिट, कैश या अकाउंटेबल क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। हैड बीन एंटर्ड इन एरर इन ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। हमने लैपटॉप इक्विपमेंट को डेबिट करने के बजाय ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तो ये तो कौन सा एरर है? प्रिंसिपल का एरर है। और प्रिंसिपल के एरर को करेक्ट करने का तरीका कमीशन के एरर की तरह होता है। क्या करेंगे? टाइटल का एरर समझ जाओ। इक्विपमेंट डेबिट करना था, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिया, तो ऑफिस इक्विपमेंट जो गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट करेंगे। बुशरा, ऑफिस इक्विपमेंट क्या करना था? ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। बुशरा, दोबारा बोलना पड़ेगा। ऑफिस एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया ना, तो ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे और इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे। जी, नरेशन, करेक्ट द एरर ऑफ परचेज ऑफ इक्विपमेंट। वैसे तो प्रिंसिपल का एरर है ना ये। कितने से एरर हुआ है? 389। देखिए, छोटी छोटी चीज है ना, वो एग्जामिन कर सकता है पेपर में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको एरर दे रहे, एंट्री विंट्री नहीं मांगे, बोले बताओ कौन कौन से एरर है, बता दो बस। जिसने पढ़ा होगा वही नाम बता सकता है ना इसके। डी में क्या लिखा हुआ है? अ सेल ऑफ 262 जी ली। आगे नहीं पढ़ेंगे आप यहीं तक पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब तक।
इसमें आपको लिखा हुआ मिला, क्या हुआ है, क्या हुआ था? अकाउंट रिसीवेबल GD डेबिट सेल्स क्रेडिट हैड बीन एंटर्ड इन द बुक्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एट 206, यानी एंट्री तो हमने सही बनाई, अकाउंट रिसीवेबल GD डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट किया, लेकिन 260 की जगह पे 206 से कर दिया, 260 की जगह पे 206 से कर दिया। आप क्या करें, ये बताएं, ये कम अमाउंट से एंट्री बनाई है आपने, एंट्री सही है लेकिन कम अमाउंट से बनाई है, तो आप दोबारा वही एंट्री डिफरेंस से बनाएंगे। दिस इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांसपोजिशन का एरर भी अमाउंट का एरर होता है, लेकिन ये ट्रांसपोजिशन का एरर ही है क्योंकि ये डिजिट आगे पीछे हुए। एंट्री बनेगी डी अकाउंट, इसमें नाम भी लिखा करें इस टॉपिक में, GD और सेल्स क्रेडिट नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ सेल्स ऑन क्रेडिट। सेल्स ऑन क्रेडिट की ट्रांजेक्शन में एरर हुआ कितने से भाई, 260 की एंट्री थी ना, हमने 206 से बना दी, कहां गया, लो भाई, correct the error of sales on credit। 54 देखिए, एरर की ट्रांजेक्शन को ना समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, एक दफा समझ में आ गई बना तो आप लेंगे, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा और आपको या फिर आपको एंट्रीज बनाना नहीं आती, तो ये आपको टॉपिक मुश्किल लगेगा। टॉपिक बताते खुद मुश्किल नहीं है। आगे लिखिए, कमीशन रिसीव 340, आगे नहीं पढ़ना है, कमीशन मिला है तो क्या एंट्री बननी चाहिए थी, कैश डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, हैड बीन एंटर्ड इन एरर इन द सेल्स अकाउंट। हमने क्या किया, हमने कमीशन इनकम रेवेन्यू की जगह पे सेल्स लिख दिया, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो एरर किसका हुआ है, डेबिट का, क्रेडिट का, क्रेडिट का, हमने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, दिस इज द एरर ऑफ कमीशन। अब आप क्या करेंगे, ई में जी क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे जो गलती से क्रेडिट हुआ, और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर देंगे टू करेक्ट द एरर ऑफ कमीशन इनकम। कमीशन इनकम में एरर हुआ था, ओरिजिनल अकाउंट के लिहाज से लिखो नरेशन। नेक्स्ट, नरेशन ना भी लिखो ना, इससे मसला नहीं होता, वैसे मांगता भी नहीं नरेशन, लेकिन आपको आनी चाहिए। कितने से, 340। इसके बाद ई के बाद एफ क्या लिखा है, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम ए सेलमेंट, आगे नहीं पढ़ना है, कैश मिला ए सेलमेंट से, मतलब सिर्फ कैश मिला है ना, तो ये कलेक्शन की एंट्री बननी चाहिए, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हैड बीन एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक पढ़ के आ रहे हैं ना आप पीछे, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पेमेंट किया है या रिसीव किया है, हालांकि हमने तो रिसीव किया है, हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, और डेबिट साइड ऑफ ए सेलमेंट अकाउंट मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया, उल्टी एंट्री बना दी, कंप्लीट रिवर्सल, इसे हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। अब क्या करेंगे आप, अरे इसको मैंने क्या बताया था, जब आप उल्टी एंट्री बनाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, ओरिजिनल एंट्री डबल से बना देंगे आप, खत्म हो जाएगी कहानी, सही ना, डबल से बनानी पड़ेगी ना, सिंगल अमाउंट से नहीं बनेगी, इस वजह से वैसे बोल रहे हैं, बोला तो आपने सही था, लेकिन आपको बोलना चाहिए था डबल अमाउंट से करेंगे, यानी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट डबल अमाउंट से। क्या नाम था, कस्टमर का नाम है ए सेलमेंट, अकाउंट रिसीवेबल ए सेलमेंट, अंग्रेजों के नाम है, कितना 260, 130 है भाई, तो 260 से बनेगी ना एंट्री, डांट क्यों रहा है भाई, मुझे भी डर लगता है। नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल रिलेटिंग
कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। आप एरर का ना नाम भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने शो किया, ये वाला एरर था। ओके, अगला देखिए, अब परचेज ऑफ गुड्स फॉर 410, बस आगे नहीं बढ़ना है। गुड्स परचेज की थी, एंट्री क्या बननी चाहिए थी? परचेज डेबिट अकाउंट सेबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट हैज बीन एंटर्ड इन एरर ऑन द डेबिट साइड ऑन द ड्राइंग अकाउंट। परचेज को डेबिट करने के बजाय तू सानू ड्राइंग को डेबिट कर जुले। हाँ, एरर ऑफ कमीशन क्या करेंगे? यही बोल रहे हैं ना, परचेज को डेबिट करना था, ड्राइंग को डेबिट कर दिया। जी 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 डराइंग डराइंग को डेबिट किया तो डराइंग को क्रेडिट कर देंगे। नाराज तो नहीं थे ना आप लोग? नाराज नहीं हो बस। अब परचेज जो डेबिट होना था उसको डेबिट कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? टू करेक्ट द एरर ऑफ परचेजेस, टू करेक्ट द एरर ऑफ कमीशन रिलेटिंग परचेजेस। करेक्ट द कमीशन का एरर है ना, टाइटल का एरर। हाँ, कौन सा प्रिंसिपल है बताओ? मर्चेंडाइज को अगर आप फर्नीचर लिख देते, ये तो आपने अजीब ही कर दिया। मर्चेंडाइज खरीदी थी और ड्राइंग आपने डेबिट कर दिया। प्रिंसिपल का ताल्लुक नहीं है इससे। लेकिन अगर आपका ये होता मर्चेंडाइज खरीदी नहीं, उसको फर्नीचर लिख दिया, इक्विपमेंट लिख दिया, तो प्रिंसिपल को ही तोड़ दिया आपने कि भाई ये तो गुड्स थी सेल के लिए, इसे इन्वेंट्री में जाना चाहिए था, आपने इन्हें फिक्स एसेट में डाल दिया। एरर ऑफ परचेजेस, अमाउंट क्या है? हाँ 410। चलो भाई हो गया, आसान है ना, टू साइड एरर इज इजी। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, आगे नहीं पढ़े। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या बनती है? अगर ये नहीं पता ना आपको डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या बनती है, फिर एरर करेक्ट नहीं कर सकते आप। चार्जर है किसी के पास? चार्जर लाओ तो, ऊपर से छोड़ो, यहां है तो बताओ ये क्या है? चार्ज कर दो। हाँ, डिस्काउंट अलाउड की क्या एंट्री बनती है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हैड बीन एंटर्ड इन एरर ऑन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया। जी भाई जी, नहीं हम टाइटल बोले, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था, डिस्काउंट रिसीव डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। नरेशन, करेक्ट द एरर ऑफ डिस्काउंट्स। जी हाँ बिल्कुल, 46 इस तरीके से एरर करेक्ट हो जाते हैं टू साइडेड। तो आवाम की बेहद फरमाइश पे एक सवाल और करवा देता हूं मैं आपको, कैसे प्रिंसिपल तोड़ा आपने? ये तो गलती से हुआ है ना? नहीं, प्रिंसिपल तोड़ने का मतलब ये होता है कि आप फिक्स एसिड को करंट एसिड समझ जाएं, इन्वेंट्री को फिक्स एसिड समझ जाएं। आपने समझा नहीं है, गलती से लिखा है आपने। ये डिस्काउंट अलाउड था, आपने लिखते लिखते डिस्काउंट रिसीव लिख दिया। इसमें तो प्रिंसिपल थोड़ी तोड़ा है। प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग का कोई रूल तोड़े आप। लायबिलिटी को ऑनर इक्विटी बना दें, रेवेन्यू को एक्सपेंस बना दें। आपने कमाया था, आप उसको कुछ और समझ रहे जी। ये समझ नहीं रहा था, मतलब आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल का एरर है वो, और आप गलत लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कुछ और ही, लेकिन आपको पता ही नहीं था, आपने मैं ऐसे ही लिख दिया उसे। चले तीसरा मैं करवा रहा हूं, चौथा नहीं, पांचवा और छठा तो सानू एट होम कर जुले। ओके, टुडे आफ्टर ईटिंग पकोड़ाज एंड समोसाज एंड फ्रूट्स, डू इट बिफोर तरावी। शो द फॉलोइंग एंट्रीज नीडेड टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। अब ये देखें एरर से, परचेजेस 1410 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए रे, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? देखिए आगे बढ़ते हैं एरर को हमेशा। अकाउंट परचेज डेबिट अकाउंट पेबल ए रे क्रेडिट हैड बीन एंटर्ड इन बी रॉयज अकाउंट, तो ये टाइटल का एरर हो गया। परचेजेस हमने सही डेबिट किया, हमने अकाउंट पेबल ए रे की जगह पे बी रॉय क्रेडिट कर दिया, अकाउंट पेबल का एरर हो गया ना ये जी।
उस्ताद, नंबर ए, अकाउंट पेबल आपने गलती से क्रेडिट कर दिया बी रॉय का, तो उसे डेबिट कर देंगे। अकाउंट पेबल बी रॉय डेबिट, गलती से क्रेडिट हो गया ना ये मामू। और अकाउंट पेबल ए रे क्रेडिट। नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ अकाउंट पेबल, वो लिख सकते हैं। अमाउंट क्या है? अमाउंट है 1410 1410। बी क्या लिखा है बी में? 94 रुपीज का चेक हमने पे किया था प्रिंटिंग का, आगे नहीं पढ़ना होता। क्या एंट्री बननी चाहिए थी? प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। एंटर्ड इन द कैश कॉलम और कैश बुक इंट्री द बैंक कॉलम। हेलो, हाँ बोले, हाँ हाँ बोले, हाँ बोलिए। बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे हम? प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। हमने प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया। कैश बुक के कॉलम, कैश बुक के ना दो, कैश का भी कॉलम होता है, बैंक का भी कॉलम होता है। तो उन्हें बैंक के कॉलम में लिखना चाहिए था ना, उन्होंने कैश के कॉलम में लिख दिया। तो एरर किस में हुआ है? क्रेडिट में, डेबिट में? क्रेडिट में। तो अब करेक्ट कैसे करेंगे बी में? तो आपके पास कैश क्रेडिट हो गया, उसको डेबिट कर देंगे, और जो बैंक क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे। नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ पेइंग बाय चेक, पेमेंट की थी चेक की वजह से, उसमें एरर हुआ। कितने का? 94 रुपीज। नेक्स्ट क्या है? सेल ऑफ गुड्स 734 ऑन क्रेडिट टू डी रोज। बस यहीं तक पढ़ना है आपको। एंट्री क्या बनेगी इसकी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। हैड बीन एंटर्ड इन एरर इन डी रोलोज अकाउंट, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल डी रोज के बजाय डी रोलोज का डेबिट कर दिया। सेल्स के बारे में कुछ नहीं फरमाया, इसका मतलब है सेल्स सही से क्रेडिट हुई। तो फिर क्या करेंगे आप? अकाउंट रिसीवेबल डी रोज डेबिट करेंगे सी में। अकाउंट रिसीवेबल डी रोज डेबिट करेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल डी रोलोज, हाँ, क्रेडिट करेंगे। कितने से? 734। क्या हुआ? सही है। अकाउंट रिसीवेबल डी रोज डेबिट करना था ना, हमने अकाउंट रिसीवेबल डी रोलोज डेबिट कर दिए। अब अकाउंट रिसीवेबल डी रोज डेबिट करेंगे और डी रोलोज क्रेडिट करेंगे। सही तो बनाइए। 734। कोई मसला है? पूछ लें। हाँ, अरे उसे तुम छोड़ो, रोलोज और रोज हो गया ना।
तुम डाल देना ना, ये तो इन्होंने लिखा है, तुम ये बोल रहे हो ना अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा, हाँ तो लिख लो क्या हुआ, इसके बाद लिखा है इन्होंने, सही है। नरेशन करेक्ट द एरर ऑफ रिसीवेबल्स। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एल हैंड 819। अब इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी, परचेज डेबिट अकाउंट से विल क्रेडिट एंटर्ड इन करेक्ट अकाउंट इन एरर एज 891। एंट्री सही बनाई है, परचेजेस डेबिट अकाउंट से भी क्रेडिट किया है, लेकिन 891 की जगह पे 891 से 819 की जगह पे 891 से किया, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है ये। कम से बनी है, ज़्यादा से बनी एंट्री, हाँ तो अब रिवर्स करेंगे, अकाउंट टेबल डेबिट परचेजेस क्रेडिट, नाम है जी अकाउंट पेबल एल हैंड और परचेजेस, गुड्स परचेज की थी ना, सही। ये एंट्री बननी थी 819 से, लेकिन हमने 891 से बना दी, 72 रुपीज से आपने करेक्शन कर ली। नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें एरर हुआ था, हमने कर लिया सही। नेक्स्ट क्या है, E कैश पेड टू जी बॉइड 640, क्या एंट्री बननी चाहिए थी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट पेबल जी बॉइड डेबिट कैश क्रेडिट, एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक के डेबिट साइड पे आ गया ये, हालांकि ये आना चाहिए था क्रेडिट साइड पर, क्योंकि हमने पेमेंट किया ना, ये रिसीव थोड़ी किया, कैश बुक पढ़ाई थी ना आपको, जितनी भी ट्रांजेक्शन है कैश कलेक्शन की वो रिसीव साइड पर आती है, और पेमेंट वाली पेमेंट साइड पर क्रेडिट साइड पर आती है। हमने पेमेंट की थी तो डेबिट साइड पे तो नहीं आना चाहिए था, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया एंड क्रेडिट साइड ऑफ जी बॉइड है ना, कैश को डेबिट कर दिया और अकाउंट पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी एंट्री उल्टी बना दी हमने। हाँ रिवर्स करेंगे तो, रिवर्स नहीं ओरिजिनल एंट्री बनाएंगे डबल से, पेमेंट वाली 64 जी, क्या एंट्री बनेगी, पेमेंट की एंट्री बननी थी ना, वो हमने उल्टी बना दी, अकाउंट पेबल क्या नाम है, जी बॉइड, हाँ जी यही तो एंट्री बननी थी। हमने क्या किया, हमने अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर दिया डेबिट करने के बजाय, और कैश बुक में हमने डेबिट कर दिया, हालांकि हमें कैश को क्रेडिट करना था। तो हम सीधी एंट्री बनाएंगे ना डबल से, क्योंकि आपने एंट्री उल्टी बनाई है, तो एक दफा बनानी पड़ेगी आपको एंट्री को क्लोज करने के लिए, और एक दोबारा बनानी पड़ेगी रिकॉर्ड करने के लिए, तो डबल से बनेगी ये एंट्री। कितने से बननी थी 64, तो आप बना लेंगे 128 से। To correct the error of payment to supplier, ई के बाद एफ, जी बताइए क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ फिटिंग, फिटिंग जो है ना फिक्स एसिड होता है, फिक्स एसिड जब भी बेचते हैं, फिक्स एसिड में आपने देखा कि जब भी फिक्स एसिड बेचा जाता है वो अपने नाम से क्रेडिट होता है, फर्नीचर बेचोगे फर्नीचर क्रेडिट, बिल्डिंग बेचोगे बिल्डिंग क्रेडिट, सेल्स थोड़ी लिखते हैं उसको, सेल्स तो मर्चेंडाइज के लिए लिखते हैं। फिटिंग सेल की थी तो फिटिंग क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने सेल्स क्रेडिट कर दिया, ये जो है प्रिंसिपल का एरर है। जी एफ क्या करेंगे, फिटिंग को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को डेबिट करके करना खत्म करेंगे ना, और फिटिंग जो क्रेडिट होनी चाहिए थी उसको क्रेडिट कर देंगे। नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ सेल ऑफ फिटिंग्स, कितने से 320, फिटिंग इसी तरीके से आ सकता रहा, बिल्डिंग बेच दी सेल्स लिख दिया,
तो बिल्डिंग क्रेडिट होनी थी, सेल क्रेडिट कर दिया ना, तो आप सेल्स डेबिट करेंगे, बिल्डिंग क्रेडिट कर देंगे। नरेशन हो गई। एफ के बाद जी क्या लिखा हुआ है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट हैड बीन एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। हमने कैश को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट साइड है, बैंक को डेबिट कर दिया, मतलब ये भी उल्टी एंट्री बन गई। बैंक को डेबिट कर दिया हमने कम करने के बजाय, हमने विड्रॉ किया था ना, तो विड्रॉ वाली एंट्री हम डबल से बनाएंगे। क्या? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 400 से। ट्रांसपोजिशन का एरर थोड़ी है बेटा, ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है। ट्रांसपोजिशन में अमाउंट के डिजिट आगे पीछे होते हैं। नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ रिवर्सल रिलेटिंग कैश withdrawn from बैंक। नेक्स्ट जी के बाद एच, ये एच है, क्यों तुम लोगों ने इसको बी लिखा है? एच को बी लिखते हो, जी क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर 1128, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हैड बीन एंटर्ड इन एरर इन द फर्निशिंग अकाउंट। परचेज को डेबिट करने के बजाय फर्निशिंग्स को डेबिट कर दिया इन्होंने जी, तो ये भी टाइटल का एरर है ना, एरर ऑफ कमीशन है। क्या करेंगे? प्रिंसिपल में जी परचेज को डेबिट कर देंगे, तो यही किया ना, हाँ परचेज को डेबिट करेंगे और फर्निशिंग्स को क्रेडिट कर देंगे। To correct the error of purchase of goods. G 1182 finished. अब फोर्थ आप नहीं करें, फिफ्थ करें और सिक्स्थ करें घर पे। 7 मेरे साथ देख लें आप लोग। 7 में क्या लिखा हुआ है? थॉमस स्मिथ, A retail trader has very limited accounting knowledge. Accounting नहीं आती, बहुत कम आती बेचारे को। In the absence of his accounting technician, accountant नहीं आया, छुट्टियां की उसने। He has accepted the following trial balance, तो उसने ट्रायल बैलेंस बनाया। As at 31st March 2015, accounting period के एंड में, from his business accounting records। अब ये ट्रायल बैलेंस देखे बराबर आ रहा है नीचे, ऐसा लग रहा है कोई एरर नहीं होगा, वन साइडेड एरर नहीं होगा, टू साइड हो सकता है, लेकिन फिर भी इस ट्रायल बैलेंस को हमें पढ़ना चाहिए। इसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी डेबिट को क्रेडिट में और क्रेडिट को डेबिट में लिखा हुआ। तो देखिए पहली चीज तो ये, आप परपेचुअल और पीरियोडिक पढ़ के आ रहे हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है ना, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, जैसे ट्रायल बैलेंस में भी नहीं होती, उसको हम बाद में क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारे सिर्फ बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है, एंडिंग इन्वेंट्री नहीं होती। एंडिंग इन्वेंट्री हमने क्लोजिंग एंट्री के अंदर रिकॉर्ड की थी। भाई जनरल बना, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, उस ट्रायल बैलेंस में एंडिंग इन्वेंट्री नहीं होती, एडजस्टमेंट बनती है। जैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनता है, तो क्लोजिंग के अंदर हम एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है एंडिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने देखे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री इन ट्रेड एट 1 अप्रैल 2014, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि इनका अकाउंटिंग पीरियड 2014 अप्रैल 1 को शुरू हुआ है, 2015 मार्च 31 को एंड हुआ है, 12 महीने का है। लेकिन शुरू कब हुआ है? 2014 अप्रैल 1 से, और खत्म हुआ है 2015 मार्च 31 को। अब इसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री 10,700 रुपये लिखी हुई है, सही लिखी हुई है। ट्रायल बैलेंस में बिगिनिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए, सही लिखी हुई है, लिखी हुई तो है, लेकिन अमाउंट गलत जगह पे लिखा हुआ है। क्रेडिट में थोड़ी होती है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डेबिट में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, इन्वेंट्री इन ट्रेड एट 31 मार्च 2015, ये एंडिंग इन्वेंट्री है, ये ट्रायल बैलेंस में होनी ही नहीं चाहिए, ये गलत लिखी हुई, इसको हटा देंगे। बिगिनिंग इन्वेंट्री को डेबिट में डालेंगे, इसको हटा देंगे। बड़ा जबरदस्त ट्रायल बैलेंस बनाया है। डिस्काउंट अलाउड सही लिखा हुआ है, डेबिट में होना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में होना चाहिए। अलाउंस ऑफ एडर्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट में लिखा हुआ है। परचेज डेबिट में सही लिखी हुई है। परचेज रिटर्न ये गलत लिखा हुआ है, क्रेडिट में होना चाहिए। सेल्स क्रेडिट में सही लिखी हुई है, सेल रिटर्न भी डेबिट में सही लिखा हुआ है। फ्री और प्रॉपर्टी फिक्स एसेट
डेबिट में सही लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये क्रेडिट में होना चाहिए था। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में होता है, और मोटर व्हीकल एस्कॉर्ट डेबिट में लिखी हुई है, सही लिखी हुई है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये गलत लिखा हुआ है, ये क्रेडिट में होना चाहिए था। कैपिटल क्रेडिट सही लिखा हुआ है। बैंक बैलेंस एट बैंक सही लिखा हुआ है। ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में लिखा है, डेबिट में होना चाहिए था। अकाउंटेबल डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में होना चाहिए था। एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट में सही लिखा हुआ है, ड्राइंग भी डेबिट में सही लिखा हुआ है। इट मींस दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद आगे काम होगा। सही, तो ये बोल रहा है प्रिपेयर अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2015। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो आइए बनाते हैं। फाइव क्वेश्चन है नहीं, इस ट्रायल बैलेंस को दोबारा बनाएंगे, और ये मैंने आप फार्मूला लगाया हुआ है, टोटल आ जाएगा खुद। पहला क्या लिखा हुआ है बेटा, इन्वेंट्री इन ट्रेड एट 1 अप्रैल 2014, तो आप लिखेंगे इसे इन्वेंट्री, इसे सीक्वेंस में लाने की जरूरत नहीं है, जैसा बना है वैसे बना दो बस। आप खुद से अगर ट्रायल बैलेंस बनाओ ना, सीक्वेंस से बनाना। पेपर में अगर आपको इस ट्रायल बैलेंस से कोई और चीज बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, तो आप सीक्वेंस में कर दो, तो आपको आसानी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लिया तुम लोगों ने, वो कर लो भाई। मुझे मैंने आपको बताया था पीरियोडिक, परपेचुअल और सर्विसिंग के डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, मैंने आपको उसके लिंक भेजे में। इन्वेंट्री इन ट्रेड एट 1 अप्रैल 2014, जी डेबिट में लिखूं क्रेडिट में लिखूं, इसका क्या डेबिट में लिखेंगे ना 10,700। इसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा है, ये तो आएगा नहीं। एंडिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होती। एंडिंग इन्वेंट्री प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, जैसे ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में होती है। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं होती, क्योंकि क्लोजिंग के बाद बिगिनिंग इन्वेंट्री क्लोज हो चुकी होती है क्लोजिंग में ना, तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं आती, एंडिंग इन्वेंट्री आती है। तो डिस्काउंट अलाउंस डेबिट में लिखेंगे, कितना है 310। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव 450, ये क्रेडिट में लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव परचेज डिस्काउंट को कहते हैं ना बेटा, परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा एसिड होता है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्रेडिट में आता है 450। नेक्स्ट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 960, नॉर्मली क्रेडिट में होता है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना 460, 960 क्रेडिट में होगा। इसके बाद परचेजेस 94,000 डेबिट, उसके बाद परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा 1400 रुपए। और सेल्स क्रेडिट में आएगी, सही है, कितनी 1,32,100 रुपए। और सेल्स रिटर्न डेबिट में सही है 1100। और फ्री और प्रॉपर्टी एट कॉस्ट कितनी है, हाँ भाई 70,000। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है ना, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का पुराना नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहले इसको यही कहते थे।
कितना है 3500, कहां लिखूं क्रेडिट में। और क्या है मोटर व्हीकल एट कॉस्ट 15,000, ये आएगी डेबिट में। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,500, ये कहां लिखूंगा क्रेडिट में 4,500। इसके बाद हाँ बताओ भाई, कैपिटल थॉमस स्मिथ, क्रेडिट में आएगा कितना 84,600 और बैलेंस एट बैंक 7,100, ये कहां आएगा डेबिट में। इसके बाद ट्रेड अकाउंट में से क्रेडिट में लिखा हुआ 11,300, ये डेबिट में आएगा। और ट्रेड अकाउंट पेबल डेबिट में लिखा हुआ है 7,600, ये क्रेडिट में आएगा। बड़ा जबरदस्त ट्रायल बैलेंस बनाया है। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर डेबिट में आएगा। एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, अच्छा डेबिट में आएगा कितना 16,600। और लास्ट वन ड्राइंग डेबिट में आएगा, कितना आएगा ड्राइंग डेबिट में 9,000। तो ट्रायल बैलेंस तो हमारा बराबर आ गया और हमने सही भी कर लिया इसको। टोटल 18 अकाउंट्स हैं, दिस इज द बैलेंस। अब क्या करना है, ट्रायल बैलेंस तो सही हो गया, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं अभी भी एरर्स हैं, ये बता रहा है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अबव ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, मतलब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनाने से पहले ये द फॉलोइंग डिस्कवरीज वर मेड, ये एरर्स मिले हैं। अब देखिए द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री इन ट्रेड एट अप्रैल 1, 2014 इज 12,000। ये बोल रहा है जो ऊपर हमने इन्वेंट्री लिखी ना अप्रैल 1 की, ये लिखी है 10,700। ये इन्वेंट्री ना असल में 12,000 होनी चाहिए थी। अपेरेंटली सम इन्वेंट्री लिस्ट हैड बीन मिसलेड। हाँ इन्वेंट्री हाँ, तो इन्वेंट्री जब रिकॉर्ड की थी तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते वक्त एंट्री क्या बनाई होगी पिछले साल इन्होंने, इन्वेंट्री डेबिट। ये बिगनिंग इन्वेंट्री में एरर है ना, बिगनिंग इन्वेंट्री का एरर पिछले साल हुआ होगा। बिगनिंग इन्वेंट्री को इन्होंने ज्यादा लिखा कम लिखा, पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। बिगनिंग इन्वेंट्री कम लिखने से क्या होता है, बिगनिंग इन्वेंट्री अगर हम अंडरस्टेट कर दें, बताएं नहीं प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता है, बिगनिंग इन्वेंट्री को अंडरस्टेट करने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता है, प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाता है। बिगनिंग इन्वेंट्री आपने क्या किया अंडर स्टेट, हाँ पढ़ाया था ना मैंने, नहीं पूरे अकाउंटिंग में होता है। बिगनिंग इन्वेंट्री आपने अंडरस्टेट की तो प्रॉफिट आपका ओवर स्टेट हो गया, तो कैपिटल भी ओवर स्टेट हुआ होगा। तो फिर कैपिटल को क्या करेंगे आप, ये 12,000 इन्वेंट्री लिखनी थी ना, अगर हम इन्वेंट्री 12,000 लिखते बढ़ाकर तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आता, हाँ तो फिर हमारा प्रॉफिट कम आता, तो कैपिटल कम जाता ना, कैपिटल में कम जाता प्रॉफिट। अभी कैपिटल में प्रॉफिट ज्यादा चला गया, तो अब क्या करें, किसको, तो इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री तो ऑलरेडी कम है,
इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे। भाई इन्वेंट्री की अमाउंट असल 12,000 है, हमें 10,600 लिखी है, 700। अब इसकी करेक्ट एंट्री जब हम बनाएंगे ना, इधर सिर्फ अकाउंट टाइटल है, तो हमें एंट्री क्या बनानी पड़ेगी, सीएल नंबर भी नहीं आएगा यहाँ पे एंट्री नंबर आएगा, क्या है 1। तो इन्वेंट्री को डेबिट करना पड़ेगा, आप बिगिनिंग इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा। 12,000 थी, 12,000 माइनस 10,700, इतने से आपको इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्रेडिट कैपिटल करेंगे क्या आप? कैपिटल क्रेडिट करने का मतलब होगा कैपिटल को आप बढ़ा रहे। डेबिट क्यों होगा भैया, एक्सप्लेन करें ना। देखिए कैपिटल इन्वेंट्री को अगर डेबिट करोगे तो कैपिटल को तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, कैपिटल में इम्पैक्ट आएगा। इन्वेंट्री आप लोग जो हो ना, असल में एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएं। ये जो इस साल की बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो पिछले साल की क्या होगी, एंडिंग इन्वेंट्री। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, जो मैंने बोला वो आपने सुन लिया। आपको चाहिए आप बीच में बोले सर आप ये बोल रहे हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री का एरर है, लेकिन बिगिनिंग इन्वेंट्री तो पिछले साल की तो एंडिंग थी ना, तो एंडिंग में एरर हुआ है ना पिछले साल। तो पिछले साल जब एंडिंग में एरर हुआ और एंडिंग को आपने कम लिखा तो प्रॉफिट कम आया होगा। कैपिटल में कम प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में प्रॉफिट डालना है ज़्यादा, इस वजह से कैपिटल क्रेडिट होगा। हम यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट करेंगे जी, अभी आ जाएगी भाई। अभी आप लोगों को मैं सामने बोल रहा था ना, मैंने कहा कि बिगिनिंग इन्वेंट्री का एरर हुआ है, मैंने पूरा बिगिनिंग इन्वेंट्री के लिहाज से एनालाइज किया उसको, तो सही एनालाइज किया था हमने वो। लेकिन इस साल की जो बिगिनिंग का एरर है वो तो पिछले साल की एंडिंग का एरर होगा ना। असल में एरर पिछले साल हुआ है एंडिंग में, अभी तो इनकम स्टेटमेंट बनाया ही नहीं है आपने। पिछले साल की एंडिंग का एरर हुआ था जिसकी वजह से प्रॉफिट कम आया था। तो प्रॉफिट को बढ़ाने की वजह से कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर इनकम स्टेटमेंट बन चुका होता तो कहानी अलग होती। मैं आपको ये बता रहा था कि भाई बिगिनिंग इन्वेंट्री का एरर है, तो हमने जो एनालिसिस की थी ना वो पूरी बिगिनिंग इन्वेंट्री के लिहाज से की थी। हालांकि एनालिसिस हमें एंडिंग इन्वेंट्री के लिहाज से करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इस साल की ओपनिंग पिछले साल की एंडिंग है, तो एरर तो पिछले साल हुआ ना, इस साल थोड़ी हुआ था। तो पिछले साल की एंडिंग को जब हमने अंडरस्टेट किया तो प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया होगा, जिसकी वजह से कैपिटल में कम प्रॉफिट किया होगा, तो इस वजह से कैपिटल को बढ़ाना पड़ रहा है। मैं यही तो आपसे बोल रहा था कि आप लोगों को गौर से सुनना चाहिए था। एनालिसिस मैंने बिगिनिंग के लिहाज से किया था, एंडिंग के लिहाज से होना चाहिए था। नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का एरर आपने करेक्ट कर दिया। अच्छा और बताओ, पहली एंट्री बन गई। नंबर 2, जी बेटा नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? अ क्रेडिट नोट ऑफ 210 हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम जे हार्डवेयर लिमिटेड। क्रेडिट नोट हमने रिसीव किया है, इसका मतलब उसने इशू किया है, तो हमने क्या करना था? क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? जिसको मर्चेंडाइज रिटर्न होती है वो इशू करता है क्रेडिट नोट, क्योंकि वो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देता है। मैंने आपको अभी सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न, अलाउंस जर्नल में बताई थी बात। क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब होता है जिसने क्रेडिट नोट इशू किया है ना, उसने वो जो है अपने कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहा है। जब भी तो वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, वो कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, एंट्री बनाएगा सेल रिटर्न, अलाउंस, डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। जब भी तो वो क्रेडिट नोट इशू करता है। डेबिट नोट कौन इशू करता है? जो अकाउंट पेबल को डेबिट करता है। अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न, अलाउंस, क्रेडिट, वो डेबिट नोट इशू करता है। तो क्रेडिट नोट किसने इशू किया? जे हार्डवेयर लिमिटेड ने। इसका मतलब क्या हुआ? जे हार्डवेयर लिमिटेड ने गुड्स वापस की होंगी या उसे वापस हुई होंगी? क्रेडिट नोट वो इशू करता है जिसको कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है, तो वो कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देता है।
तो ये जो जे हार्डवेल है, इसने क्रेडिट नोट इशू किया है, हमने रिसीव किया है, उसने इशू किया है, इसका मतलब है उसको गुड्स रिटर्न हुई होंगी या हमने उसको गुड्स रिटर्न हुई होंगी ना, कस्टमर ने उससे रिटर्न हुई होंगी, तो हमने रिटर्न की होंगी ना, जब तो हमें क्रेडिट नोट मिला है, यानी परचेज रिटर्न है ये। दिस रिलेट टू गुड्स रिटर्न इन दिसंबर 2014 लिखा हुआ भी है बाय थॉमस स्मिथ, आगे लिख भी दिया है। ये वो चीज है जो थॉमस स्मिथ ने गुड्स रिटर्न की थी। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के सेकंड सेंटेंस पढ़ लेते तो आपको इतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छा हुआ हमने एनालाइज किया, आपको अपनी स्टेटस पता चल गया कि देखें नो, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको जरा एहतियात से देखना पड़ेगा, किसने इशू किया है। क्रेडिट नोट जो इशू करेगा उसको गुड्स रिटर्न हुई होंगी और दूसरे वाले ने रिटर्न की होंगी, और डेबिट नोट जो इशू करेगा उसने रिटर्न की होंगी दूसरे वाले को, तो अभी हमने रिटर्न की। हाउएवर अप टू नाउ जे हार्डवेल लिमिटेड हैड नॉट एक्सेप्टेड द गुड्स, हमने जे हार्डवेल को वापस की थी, लेकिन जे हार्डवेल ने अभी तक गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। दैट द गुड्स वर नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड थॉमस स्मिथ अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिड नॉट रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ द गुड्स। मतलब उसने जो है गुड्स तो ले ली, लेकिन अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि गुड्स खराब थी। क्रेडिट नोट इशू कर दिया, लेकिन अब उसने इसका क्रेडिट नोट इशू कर दिया ना, अब उसने क्रेडिट नोट अब इशू हो चुका है, इसका मतलब है अब हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। जब हमने रिटर्न किया था ना तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हमने एंट्री नहीं बनाई थी। गुड्स ले ली उसने, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया कि गुड्स खराब थी। अब उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हम रिटर्न वाली एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे जी? अकाउंट पेबल डेबिट किसका? जे हार्डवेयर लिमिटेड का, और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। नरेशन to correct the error of omission relating return of merchandise to supplier। हमसे अभी उम्मीद हुआ था ये, क्योंकि वो रीजन था ना उसकी उम्मीद होने का, तो उसने हमारी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। 210। अच्छा, इसके बाद ट्रेड सैंपल गुड्स वर सेंट टू जॉन ग्रे इन फेब 2015। सैंपल गुड्स जब बेचते हैं ना, सैंपल गुड्स, तो हमारी रेवेन्यू थोड़ी होती है वो। भाई मैं आपको गुड्स बेचना चाह रहा हूँ, आपने बोला सैंपल दो, मैंने 1-2 यूनिट आपको भिजवा दिए, ये मेरी सेल थोड़ी है, रेवेन्यू थोड़ी मेरी। दीज वर फ्री सैंपल्स, ये हमने फ्री सैंपल भिजवाए थे, बट वर चार्ज रॉन्गली एट ₹1000 टू जॉन ग्रे। हमने क्या किया? हमने अकाउंट रिसीवेबल जॉन ग्रे का डेबिट कर दिया। क्रेडिट नोट इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई द एरर। अब हम जो है वो क्रेडिट नोट भेज रहे हैं उसको कि भाई नहीं भाई, हमने आपके अकाउंट रिसीवेबल गलत डेबिट किया था। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया होगा, सेल्स को भी तो क्रेडिट किया होगा, तो अब क्या करेंगे? हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे एंट्री को, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे और सेल्स को डेबिट कर देंगे। ये नॉर्मल एरर है, हो जाते ही है। अकाउंटेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, वो समझा सेल हुआ है, अकाउंटेंट तो अपने रूम में बैठा हुआ है, उसको आगे जो मैनेजर बताएगी वो एंट्री बनाएगा ना। वैसे अकाउंट रिसीवेबल जॉन ग्रे बेचारा परेशान, उसे इनवॉइस भिजवा दी होगी इन लोगों ने, पैसे दो। तो बोला भाई मेरे पास कहां से गुड्स आ गए, मैंने खरीदी थोड़ी थी। टू करेक्ट the error of goods sent as free sample, इसका एरर हुआ था और हमने इसको करेक्ट कर लिया। नरेश अमाउंट कितना है? 1000। अब देखिए एक और नया ट्रायल बैलेंस बनेगा इसके बाद, वो होगा हमारा फाइनल ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हम लोग एडजस्टिंग एंट्री बना के भी नया ट्रायल बैलेंस बनाते थे ना। इस तरीके से जब एडजस्टिंग एंट्री बन रही होती है ना, उसी टाइम करेक्शन ऑफ एरर भी किया जा रहा होता है, ताकि फिर जो ट्रायल बैलेंस बने वो हर लिहाज से अपडेटेड हो।
फिर हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये टॉपिक वहां का है जहां हमने एग्जिस्टिंग एंट्री बनाई थी, उस वक्त ये थोड़ी पढ़ा सकते थे, मुश्किल लगता आपको बहुत। In March 2015, Thomas Smith painted the inside wall of his stock room using material costing 150, which were included in the purchases figure in the above trial balance. मतलब हमने मटेरियल खरीदा था, उससे हमने वॉल्स को रिपेयर करवा दिया। Thomas Smith estimate that he saved 800 by doing all the painting himself. Thomas Smith कौन है? ऑनर है। उसने 150 रुपए का मटेरियल यूज किया परचेज में से, और वो परचेज ऊपर है, सही है, तो क्या करें? थॉमस स्मिथ ने कहा, समझा कि उसने 800 रुपए बचा लिए हैं बाय डूइंग ऑल द पेंटिंग हिमसेल्फ। क्या समझ में आ रहा है आप लोग? स्टॉक रूम की पेंटिंग करवाई, मटेरियल यूज किया 150 रुपए का परचेज वाला, तो परचेजेस क्रेडिट होनी चाहिए थी और पेंटिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाना चाहिए था। पेंटिंग का कोई टाइटल है नहीं, तो पेंटिंग एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, परचेज क्रेडिट हो जानी चाहिए थी। थॉमस स्मिथ ने एस्टिमेट किया कि सेव्ड 800 बाय डूइंग ऑल द पेंटिंग हिमसेल्फ। 800 रुपए बचा ली, तो 800 रुपए बचा ली तो इसकी एंट्री थोड़ी बनेगी कोई, तो उसने खुद पेंटिंग कर ली, तो सोचा उसने इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन 150 रुपए का जो उसने परचेज में से मटेरियल यूज किया, इसकी एंट्री बनेगी। इसकी तो है नहीं ना, वो बोल रहा है कि परचेज में शामिल है वो। 150 रुपए का मटेरियल जो उसने यूज कर लिया ना, वो इस परचेज के अंदर मौजूद है, जो हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। कितने का परचेज लिखा हुआ है? 94,000। इसमें वो मटेरियल भी शामिल है, जैसे पेंटिंग हुई है, तो अब तो वो परचेजेस नहीं है ना, मर्चेंडाइज थोड़ी रही वो, ना हमारे स्टॉक रूम में होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परचेज को कम कर देना चाहिए ना, यूज हो गया वो। अगर वो बोलता कि नहीं उसमें से निकाल दिया गया है, तो फिर तो हम नहीं बनाते एंट्री। परचेज को आप क्रेडिट करेंगे, पेंटिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। नरेशन टू करेक्ट द एरर ऑफ ओमिशन। नहीं रिकॉर्ड किया ना इसने, उसने ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओमिशन रिलेटिंग पेंटिंग एक्सपेंस। फिर क्या डेबिट करो? घर का थोड़ी उसने पेंटिंग करवाई, घर की पेंटिंग करवाता तो ड्राइंग डेबिट होता। बेटा जो एसिड था वो एक्सपेंस बन गया ना अब आपका। 150 रुपए का जो आपका मटेरियल था, अब वो एसिड नहीं है ना आपका, एक्सपेंस बन गया। सब लिखेंगे नहीं कि एक्सपेंस बन गया। आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप बताएं ना आप क्या चाह रहे हैं, ताकि हम कुछ समझ सके। परचेजेस मर्चेंडाइज को कहते हैं ना, उसमें पेंट्स थे, कुछ पेंट बेचता होगा, वो पेंट इसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर लिए। अब वो परचेजेस तो कम करनी पड़ेगी ना, वरना परचेज ओवर सेट होगी आपकी, और ये आपका एक्सपेंस हो गया ना, ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल एक्सपेंस है। पेंटिंग एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा उसको। अब आप नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कितने से पेंटिंग हुई है? 150। और जो 800 रुपये उसने बोल रहा, समझ रहा है, वो बचा लिए, उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि उससे थोड़ी पैसे मिलेंगे। अब आप क्या करेंगे? नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। वो नया ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान काम है। देखिए, मेरे लिए तो बहुत आसान काम। मुझे क्या करना है? मुझे छापना है, नया ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, ये मैंने इधर लिखा। अब मैं चेंजेस कर दूंगा। जैसे मैंने यहां पर पहली एंट्री में क्या किया है? इन्वेंट्री को बढ़ा दिया 1300 से, कैपिटल को बढ़ा दिया 1300 से। तो इन्वेंट्री नजर आ रही है ना मेरी, ये इसे मैं 1300 बढ़ा दूंगा प्लस 1300। इसके अलावा इन्वेंट्री को एक और नहीं, बस एक ही जगह। इसके अलावा कैपिटल को 1300 से बढ़ा दूंगा। कैपिटल ये रहा, इसमें मैं 1300 ऐड कर लेता हूं। 1300 ऐड होंगे ना, 1300 से क्रेडिट हो रहा है ना पहली एंट्री में, ये हो रहा है। फिर अकाउंट पेबल 210 से कम करना है, परचेज रिटर्न अलाउंस 210 से बढ़ाना है। परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट होता है तो बढ़ता है। अकाउंट पेबल का है, ये रहा, इसे 210 से कम करना है। और परचेज रिटर्न अलाउंस को बढ़ाना है। परचेज रिटर्न ये रहा,
इसको 210 से बढ़ा लो, हो गया। और क्या करना है, हो गया। सेल्स को डेबिट करके कम करना है, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके कम करना है 1000 से। तो सेल्स को कम करना है क्या, अलग से क्या, यहां सामने लिखूं, नहीं ना, इन्हीं टाइटल्स में करोगे ना बेटा। नया टाइटल आएगा तो वो टाइटल इंट्रोड्यूस करवाओगे ना, पुराने टाइटल में तो आपको उसी अमाउंट में करना है। ये है कि मैं आपको यहां दिखा सकता हूं इस तरीके से कि भाई ये क्या हुआ है, जैसे यहां पर ये है ना, ये यहां पे दिखा देते हैं हम। सही है, ये एक दिखा दिया। इसके अलावा 1300 से मैंने इन्वेंट्री बढ़ाई थी, इधर दिखा देते हैं। और इसके अलावा परचेज में चेंजेस की थी नहीं, परचेज रिटर्न में 210 बढ़ाए, 1400 प्लस 210, 1400 प्लस 200 अभी होगी, वो अभी की नहीं है। सेल्स में 1,32,100 माइनस 1000, 1,32,100 माइनस 1000। और सेल्स रिटर्न में नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। और कैपिटल में ये तो मैंने करके दिखा दिया, अकाउंट्स पेबल में हुआ है 7,600 माइनस 210, 7,600 माइनस 210। और अच्छा, हम कौन सी एंट्री में थे, सेल्स वाली में। सेल्स को मैंने कम कर दिया 1000 से, अब अकाउंट रिसीवेबल को भी 1000 से कम करना है। तो यहां पे हम लिख देंगे 11,300 माइनस 1000, क्या चीज, सही है। ये कितना हो जाएगा हमारा 10,300, सही है। अब रह गई आखिरी एंट्री, वो एंट्री क्या है, पेंडिंग एक्सपेंस डेबिट करना है, परचेज को क्रेडिट करना है। अब यहां पे आप एक टाइटल इंट्रोड्यूस करवा देंगे, 16वां 19वां पेंटिंग एक्सपेंस। ये भी सीक्वेंस में नहीं बना रहे, हम भी नहीं बना रहे। पेंट कितना 160 150, और परचेज को कम कर देंगे आप, परचेज ही दे रहा 94,000 माइनस 150, ये हो गया। साल बैलेंस आपका बराबर ही रहेगा, लेकिन अमाउंट चेंज हो गया ना, 2,35,410 है, क्योंकि वहां पर क्या था पहले 2,35,110। ये वन साइड टू साइड एरर मैंने करवा दी, 2 क्वेश्चन आपको दिए मैंने। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वन साइड एरर। वन साइड एरर पढ़ने के लिए टू साइड एरर रिवाइज करके आएगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट रिवर्सल, वहां पे होता है पार्शियल रिवर्सल, मतलब एक टाइटल उल्टा कर दिया हमने। वहां पे क्या, यहां पर हमारे पास क्या होता है, जैसे ओमिशन, पूरी एंट्री ओमिट हो गई, वहां पे आधी एंट्री ओमिट होती है। तो इस वजह से थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में। सही भाई, कोई सवाल पूछना है आपको? अल्लाह हाफिज।